हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। 6 और 7 लेक्चर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है यूनिट फर्स्ट के अंदर, जैसे कि सेल इंजरी है, मॉर्फोलॉजी है, सेल मॉर्फोलॉजी है। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। सेल इंजरी क्या होती है, अडेप्टेशन क्या होता है, कंप्लीट जानकारी इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, जिससे ये टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, एक तरीके से पहले ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता था, अब हमें इसी सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा होने वाला है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में आया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसको, तो टेंशन नहीं लेना। हम बहुत अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं लेक्चर, पीछे के लेक्चर्स देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग स्टडी करेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी आगे की चीजों को समझने में। अब हमारा सेकंड पार्ट जो इसका वो स्टार्ट होने जा रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। इसको 2 पार्ट्स में हम कवर कर देंगे। आज का हमारा पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, कॉजेज ऑफ सेलुलर इंजरी, पैथोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन, सेल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो बात करें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। तो सेल एडेप्टेशन एंड इंजरी आर सेलुलर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड हार्मफुल स्टिमुलाई। देखिए, हमारी सेल अडेप्ट क्यों होगी और सेल इंजरी क्यों होगी? जब उसको जरूरत पड़ेगी, आपके पास कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई हार्मफुल स्टिमुलस आ रहा है, तब जाके अडेप्ट होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं, आप अपने लोकल टाउन में रहते हैं, तो आपको जो एयर है, वाटर है, सब कुछ सूट कर रहा है, तो आप ऑलरेडी अडेप्टेड हैं उससे, तो वहां पे आपको अडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कहीं दूसरे टाउन पे जाते हैं तो आपको ना तो वहां का एयर सूट करता है, ना वहां का क्लाइमेट सूट करता है। तो या तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगी, या फिर आपकी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी सेल काम करती है। तो सेल अडेप्टेशन एंड सेल इंजरी आर सेलुलर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में ये क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। तो हिंदी में देखिए, कोशिकीय अनुकूलन तथा कोशिकीय सती तनाव एवं हानिकारक कारकों के प्रति कोशिकाओं की प्रतिक्रिया है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे जब कोशिका पर स्ट्रेस आता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो अडेप्ट हो जाए उस परिस्थिति के अनुसार, या फिर उसकी सेल डेथ हो जाएगी अगर वो अडेप्ट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला होता है अडेप्टेशन, जिसको हम एडजस्टमेंट भी बोलते हैं कि भाई एडजस्ट कर लिया है। सेल खुद को बदलकर जीवित रखती है, ठीक है। या फिर आता है इंजरी या डैमेज, या सेल खत्म हो जाती है, मर जाती है, सेल नुकसानग्रस्त हो जाती है। तो स्ट्रेस, अडेप्ट और डाई, 2 ही ऑप्शन होते हैं सेल के पास, और ये 2 ही ऑप्शन हमें पढ़ने हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल इंजरी क्या होती है। तो सेल इंजरी अकर व्हेन ए सेल कैन नॉट अडेप्ट टू स्ट्रेस। कब होती है सेल इंजरी? जब हमारी सेल अडेप्ट नहीं कर पाती है अपने आप को उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन अब नॉर्मल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और सेल हमारी डेड हो जाती है। तो हिंदी में देखिए, जब कोशिका तनाव के प्रति अनुकूलन करने में असमर्थ हो जाती है तथा उसकी संरचना अथवा कार्य प्रभावित हो जाता है, तब कोशिकीय क्षति उत्पन्न होती है, सेल इंजरी देखने को मिलती है। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी की बात करें, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, फिजिकल एजेंट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, किसी इन्फेक्शनस एजेंट की वजह से, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से ये सेल इंजरी कोज हो सकती है, ठीक है। ये काफी सारे कोजेज हैं
जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल कोई रिएक्शन हो जाए, हमारी बॉडी हमारी सेल्स को खाने लग जाए तो भी सेल इंजरी हो सकती है। तो ये काफी सारे कोजेज हैं। तो हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई अगर हो जाए, सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सेल हमारी इसके काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो डेड भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, एस्केमिक हार्ट जो डिजीज होती है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कोज है। फिजिकल एजेंट जैसे कि हीट है, कोल्ड है, रेडिएशंस है, ट्रोमा है, इसकी वजह से भी हमारी सेल इंजरी हो सकती है। केमिकल एजेंट्स की बात करें, जैसे ड्रग है, पॉइजन है, टॉक्सिन्स हैं, इनकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस है, पैरासाइट्स है, तो ये भी हमारी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, सेल के फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी है, ओबेसिटी है, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है। जेनेटिक डिफेक्ट जैसे जीन म्यूटेशन हो जाए, अब नॉर्मल प्रोटीन बन जाए, तो ये भी हमारी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करें, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज या कोई एलर्जिक कंडीशन हो जाए, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करने लग जाए, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो, इस कारण से भी हमारी सेल डैमेज हो सकती है। टाइप ऑफ सेल इंजरी की बात करें तो दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जैसे ही जो परिस्थिति है वो बदलेगी, वापस से सेल अपने आप को रिकवर कर लेगी। इरिवर्सिबल का मतलब है एक बार सेल डैमेज हो गई तो सेल की डेथ ही डेथ है, वापस से वो सही नहीं हो सकती। A type of injury in which the cell can recover if the damaging stimulus is removed। जिस कारण से सेल के फंक्शंस में दिक्कत आ रही थी, अगर उस कारण को ठीक कर दिया जाए तो हमारी सेल वापस से ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कोशिकीय क्षति जिसमें हानिकारक हटाने पर कोशिका पुनः सामान्य हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे सेल स्वेलिंग है, वापस से स्वेलिंग कम हो जाती है, फैट एक्यूमुलेशन है, टेम्पररी लॉस ऑफ फंक्शन, वापस से रिकवर हो जाते हैं, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर होता है। अब आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट सेल इंजरी लीडिंग टू सेल डेथ, सेल डेथ कोज होती है। स्थायी कोशिकीय क्षति जो अंततः कोशिका मृत्यु का कारण बनती है। फीचर्स हैं, मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो, न्यूक्लियर डैमेज होगा तो, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा तो ये वापस से रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगी ये सेल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल नो रिटर्न, डेथ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल डेथ की। टू टाइप की होती है, नेक्रोसिस होता है, एपोप्टोसिस होता है। नेक्रोसिस क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। नेक्रोसिस अनकंट्रोल्ड पैथोलॉजिकल सेल डेथ एसोसिएट विद इन्फ्लेमेशन। अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है, किसी डिजीज की वजह से इंफ्लामेशन होगा और सेल डेथ होगी, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली होगी, कोई भी वायरस बैक्टीरिया की वजह से कुछ भी कारण हो सकता है। प्रीग्लन अनियंत्रित कोशिका मृत्यु है जो सामान्यतः सूजन उत्पन्न करती है। फीचर है पैथोलॉजिकल कारण इंफ्लामेशन प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है जैसे इन्फेक्शन इंड्यूस्ड टिश्यू इंजरी, टिश्यूज के अंदर इंफेक्शन हो गया है तो वो फैलेगा, सेल डेथ होगी, उसको हम नेक्रोसिस बोलेंगे। एक होता है अपोप्टोसिस, ठीक है। अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होता है कि भाई ये सेल हमारे लिए काम की नहीं है, इनको हटाया जाए, डेड सेल्स इसको हम बोल सकते हैं, उसको हम अपोप्टोसिस बोलते हैं। अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ विदाउट इंफ्लामेशन, यहाँ पे कोई भी इंफ्लामेशन नहीं होगा। फीचर्स की बात करें, ये हमारे कंट्रोल में होगी, फिजियोलॉजिकल होगी। नेक्रोसिस वर्सेस अपोप्टोसिस की बात करें तो डिफरेंस में देखें तो नेचर जो होगा नेक्रोसिस में अनकंट्रोल होगा, कंट्रोल्ड में नहीं होगा। अपोप्टोसिस प्रोग्राम है, कंट्रोल्ड है। इंफ्लामेशन प्रेजेंट होगा नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में एब्सेंट होगा। कोजेस की बात करें तो इंजरी, नेक्रोसिस में इंजरी होगी, इंजरी की वजह से होगा, और अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल है, प्रोग्राम है। इफेक्ट की बात करें तो टिश्यू डैमेज होंगे नेक्रोसिस में, और बेसिकली अपोप्टोसिस में नॉर्मल सेल्स रिमूव होगी, जो भी अनवांटेड सेल्स हैं वो। तो ये सेल डेथ हो गई नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, कैसे होती है सेल इंजरी, मैकेनिज्म जानना जरूरी है।
सेल इंजरी डेवलप थ्रू बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस विद इन द सेल। मतलब सेल में बेसिकली जैव रासायनिक एवं संरचनात्मक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, सेल के फंक्शंस डिक्रीज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, न्यूक्लियस डैमेज होता है। इस तरीके से हमारा सेल इंजरी होता है। तो मेजर मैकेनिज्म है जैसे एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, कैल्शियम की कमी आएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन डैमेज, ये मेन कारण हो सकते हैं सेल इंजरी के। ये डैमेज होंगे तो हमारी सेल इंजरी कारण नहीं, मतलब इस तरीके से सेल हमारी डैमेज होगी। देखिए सबसे पहले एटीपी डिप्लेटेशन, भाई एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो सेल काम नहीं कर पाएगी, सेल पंप फेल हो जाएगा, ठीक है, नो एटीपी नो वर्क। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, अब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो एटीपी ऑलरेडी डैमेज होगा, मतलब कम होगा, फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, तो पावर हाउस फेल हो जाएगा, तो भाई सेल कैसे काम करेगी, ठीक है। जब आपका एनवायरनमेंट में फैन चल रहे हैं, आपके पीसी चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहा है, लाइट चल रही है, अगर लाइट आना ही बंद हो जाएगी, पावर हाउस ही खराब हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उस तरीके से हमारी सेल भी काम नहीं कर पाएगी। कैल्शियम इनफ्लक्स इफेक्ट, एंजाइम एक्टिवेशन पे इफेक्ट आएगा, सेल डैमेज होगी अगर कैल्शियम बाहर निकल जाएगा तो। टू मच कैल्शियम सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब ज्यादा सेल की अमाउंट हो जाएगा तो सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डैमेज कोज बाय एक्सेसिव फ्री रेडिकल, ज्यादा फ्री रेडिकल आ जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है। मेम्ब्रेन डैमेज, लीकेज, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगी तो लीकेज हो जाएगा, जो भी मटेरियल हो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ब्रोकन वॉल सेल डेथ कोज कर सकती है। तो ये इस तरीके से हमारी सेल डैमेज होती है। आगे आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम दो टाइप का होता है। फीडबैक सिस्टम जरूरी भी है नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए। A feedback system is a regulatory mechanism in which the output influence the original process to maintain homeostasis। कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन उसको लेवल में लाने का काम है, जो सिस्टम है वो फीडबैक सिस्टम है, और उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिंदी में देखिए, प्रतिपुष्टि तंत्र वह नियामक व्यवस्था है जिसमें किसी प्रक्रिया का परिणाम उसी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तथा समस्थितिकता बनाए रखता है। कंपोनेंट ऑफ फीडबैक जैसे कि रिसेप्टर हमें मदद करता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर होता है, ये हम ऑलरेडी होम्योस्टेसिस में देख चुके हैं। रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा चेंज को, कंट्रोलर प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को और डिसाइड करेगा कि क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या काम करना है, और इफेक्टर प्रोड्यूस करेक्टिव एक्शन, जो करेक्ट एक्शन होगा वो इफेक्टर करवाएगा। यही होता है फीडबैक। अब फीडबैक सिस्टम दो टाइप का होता है। एक तो नेगेटिव होता है कि मान लीजिए कोई चीज की कमी हो गई है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा, तो वो नेगेटिव हो गया। और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कोई चीज बढ़ रही है तो उसको और बढ़ाया जाए, ठीक है। दो ही तरीके के फीडबैक सिस्टम होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मैकेनिज्म दैट अपोज द ओरिजिनल स्टिमुलेशन, अपोजिट काम करेगा। ऐसी प्रतिपुष्टि जिसमें प्रतिक्रिया मूल उद्दीपन का विरोध करती है। एग्जाम्पल जैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। ट्रिक की बात करें तो नेगेटिव नॉर्मलाइज। दूसरा आता है पॉजिटिव, ए फीडबैक मैकेनिज्म दैट एनहांस द ओरिजिनल स्टिमुलेशन। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग हो रही है तो क्लॉटिंग और ज्यादा होगी तो ब्लड लॉस नहीं होगा। चाइल्ड बर्थ में बेसिकली जो हार्मोन्स हैं रिलीज हो रहे हैं तो उसको बढ़ाया जाता है। रिलैक्सेशन हो रहा है तो उस रिलैक्सेशन और किया जाता है यूट्रस का, जिससे बेबी चाइल्ड बर्थ जो इजीली हो पाए, ठीक है। इस तरीके से और भी एग्जांपल होते हैं। पॉजिटिव मतलब प्रमोट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। पैथोजेनेसिस इज ए मैकेनिज्म बाय विच द सेल इंजरी डेवलप और प्रोग्रेस। कैसे सेल इंजरी बनती है, कैसे आगे वो बढ़ती है, उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। रोग जनन वह प्रक्रिया है, रोग जनन बोलते हैं कि रोग कैसे पैदा हुआ, जिसके द्वारा कोशिकीय शक्ति उत्पन्न होकर आगे बढ़ती है। मेजर टारगेट्स ऑफ सेल इंजरी, देखिए मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सारे डैमेज होते जाएंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, लॉस ऑफ सेलेक्टिव परमेबिलिटी, लीकेज ऑफ सेल कंटेंट, बाहर निकल जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ब्रेक, सेल लीकेज होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज इफेक्ट, एटीपी डिक्रीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ही खत्म हो गया तो एनर्जी कहां से बनेगी। आरओएस सिस्टम जो है इंक्रीज हो जाएगा, सेल डेथ,
पाथवे एक्टिवेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज एनर्जी क्राइसिस होगा। ठीक है, राइबोसोमल डैमेज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, डैमेज होगा प्रोटीन, मतलब डैमेज जो प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्रिक, राइबोसोम डैमेज प्रोटीन फैक्ट्री क्लोज हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एक बार दोबारा आ गया है। ठीक है, न्यूक्लियर डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा, म्यूटेशन होगा, सेल डेथ होगी। ठीक है, डीएनए डैमेज हो गया तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा, हमारा अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियर डैमेज जेनेटिक डाइजेस्टर होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर डैमेज ये हमारा हो गया, बस यही है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, ये प्रोसेस होगी और हमारा कंप्लीट जो सेल डेथ है वो होगा। ठीक है, आई होप ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।